इनपुट से ये स्पष्ट है कि आप ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के विकास और उसके पीछे के शुरुआती नवाचार के बारे में जानना चाहते हैं। आपने 1921 में अल्फ्रेड मुनरो नामक एक कनाडाई इंजीनियर द्वारा विकसित पहले ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम का उल्लेख किया है, और आप ये भी संकेत दे रहे हैं कि ये सिस्टम हाइड्रोजन से संबंधित कुछ था। तो आइए इस महत्वपूर्ण आविष्कार और उसके महत्व को थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की आवश्यकता और शुरुआती चुनौतियां। शुरुआती ऑटोमोबाइल में ड्राइविंग एक जटिल और शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण कार्य था। जैसा कि आपने बताया, क्लच, गियर शिफ्ट और एक्सीलरेटर के बीच तालमेल बिठाना आसान नहीं था। ये एक कुशल लय और ताकत की मांग करता था, जिससे ड्राइविंग हर किसी के लिए सुलभ नहीं थी। ड्राइवर को लगातार इंजन की गति और सड़क की स्थिति के अनुसार गियर बदलने पड़ते थे, जो खासकर शहरी यातायात या पहाड़ी इलाकों में बेहद थकाऊ हो सकता था। इस जटिलता ने उन लोगों के लिए एक बाधा पैदा की जो ड्राइविंग सीखना चाहते थे या एक सहज ड्राइविंग अनुभव चाहते थे। यह स्पष्ट था कि वाहनों को अधिक उपयोगकर्ता अनुकूल बनाने के लिए एक ऐसे समाधान की आवश्यकता थी जो मैनुअल गियर बदलने की आवश्यकता को समाप्त कर सके। इसी आवश्यकता ने ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के विचार को जन्म दिया। अल्फ्रेड मुनरो का अग्रणी योगदान 1921। इस चुनौती का सामना करने वाले पहले नवप्रवर्तकों में से एक कनाडाई इंजीनियर अल्फ्रेड मनरो थे। 1921 में उन्होंने दुनिया का पहला ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम विकसित किया और इसका पेटेंट कराया। यह एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था, क्योंकि इसने मैनुअल गियर बदलने की सदियों पुरानी प्रणाली को स्वचालित करने का एक तरीका प्रस्तुत किया। हालांकि यहाँ एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। आपने उल्लेख किया कि ये सिस्टम हाइड्रोजन पर आधारित था। वास्तव में मुनरो का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम हाइड्रोजन पर नहीं, बल्कि संपीड़ित हवा कंप्रेस्ड एयर पर आधारित था। यह एक न्यूमैटिक सिस्टम था, जिसका अर्थ है कि ये गियर बदलने के लिए हवा के दबाव का उपयोग करता था। यह उस समय के लिए एक अत्यधिक नवीन अवधारणा थी, जो मौजूदा यांत्रिक प्रणालियों से बहुत अलग थी। ये सिस्टम उस समय के अन्य ट्रांसमिशन डिज़ाइनों की तुलना में अधिक जटिल था और इसे व्यापक रूप से व्यावसायिक सफलता नहीं मिली। फिर भी यह ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के विकास में एक महत्वपूर्ण पहला कदम था, जिसने भविष्य के आविष्कारों के लिए मार्ग प्रशस्त किया। मुनरो के बाद ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का विकास। मुनरो के अग्रणी कार्य के बाद ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन तकनीक में कई और नवाचार हुए। 1930 के दशक में जनरल मोटर्स के अर्ल थॉमसन ने एक अधिक व्यावहारिक और व्यावसायिक रूप से सफल हाइड्रोमैटिक ट्रांसमिशन विकसित किया। ये सिस्टम हाइड्रोलिक तरल पदार्थ हाइड्रोलिक फ्लूइड का उपयोग करता था और इसे 1940 में ओल्ड्समोबाइल में पेश किया गया था, जो इसे बड़े पैमाने पर उत्पादन में आने वाला पहला पूरी तरह से ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन बनाता है। आज ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन लगभग सभी आधुनिक वाहनों में एक मानक विशेषता है। इसने ड्राइविंग को बहुत आसान और अधिक सुलभ बना दिया है, जिससे सड़कों पर वाहनों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। अल्फ्रेड मुनरो जैसे अग्रदूतों के बिना, जिन्होंने एक समस्या की पहचान की और उसे हल करने के लिए रचनात्मक तरीके खोजे, ऑटोमोबाइल उद्योग आज जैसा है वैसा नहीं होता। उनका योगदान इस बात का एक वसीयतनामा है कि कैसे इंजीनियरिंग और नवाचार हमारे दैनिक जीवन को बेहतर बनाते हैं। क्या आप अल्फ्रेड मुनरो के ट्रांसमिशन के कार्य सिद्धांत के बारे में और जानना चाहेंगे, या शायद ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के इतिहास में अगले चरणों के बारे में? कार्य सिद्धांत, संपीड़ित हवा का उपयोग। जैसा कि मैंने पहले बताया था, अल्फ्रेड मुनरो ने 1921 में जिस ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम का पेटेंट कराया था, वो संपीड़ित हवा कंप्रेस्ड एयर के सिद्धांत पर आधारित था, न कि हाइड्रोजन पर। इसे एक न्यूमैटिक ट्रांसमिशन सिस्टम कहा जा सकता है। ये कैसे काम करता था? मुनरो का डिज़ाइन पारंपरिक मैकेनिकल गियरिंग से काफ़ी अलग था। इसमें कुछ प्रमुख घटक और सिद्धांत शामिल थे। एक, संपीड़ित हवा का उत्पादन। सबसे पहले इंजन द्वारा एक एयर कंप्रेसर को चलाया जाता था। ये कंप्रेसर हवा को संपीड़ित करता था और इसे एक जलाशय रिजर्वायर में संग्रहीत करता था। यह संपीड़ित हवा ही ट्रांसमिशन के संचालन के लिए शक्ति स्रोत थी। दो, गियर बदलने के लिए एक्चुएटर्स। संपीड़ित हवा का उपयोग विभिन्न एक्चुएटर्स या पिस्टन को नियंत्रित करने के लिए किया जाता था। ये एक्चुएटर्स फिर गियरों को संलग्न, एंगेज या विसंलग्न, डिसएंगेज करते थे। मैनुअल ट्रांसमिशन की तरह क्लच पैडल या गियर लीवर को हाथ से संचालित करने की बजाय इन एक्चुएटर्स को हवा के दबाव से नियंत्रित किया जाता था। 3, स्वचालित नियंत्रण। मुनरो का लक्ष्य एक ऐसा सिस्टम बनाना था जो स्वचालित रूप से गियर बदल सके।
इसका मतलब था कि ट्रांसमिशन को वाहन की गति, इंजन की गति और शायद सड़क के भार जैसे कारकों के आधार पर गियर बदलने का निर्णय लेना होता था। ये नियंत्रण तंत्र पूरी तरह से यांत्रिक या वायवीय दबाव के सेंसर पर आधारित हो सकता था, जो आवश्यक गियर अनुपात का निर्धारण करते थे। 4. स्लाइडिंग गियर्स या क्लच। हालांकि विशिष्ट डिज़ाइन विवरण दुर्लभ हैं, ये माना जाता है कि इस सिस्टम में स्लाइडिंग गियर्स या एक प्रकार के वायवीय नियंत्रित क्लच शामिल थे, जो संपीड़ित हवा के माध्यम से सक्रिय होते थे। जब आवश्यक होता तो नियंत्रित हवा का दबाव सही गियर सेट को संलग्न करने के लिए इन घटकों को स्थानांतरित करता था। क्यों संपीड़ित हवा? उस समय हाइड्रोलिक सिस्टम, जो बाद में सफल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में उपयोग किए गए, उतने विकसित नहीं थे जितने वे आज हैं। संपीड़ित हवा एक अपेक्षाकृत सुलभ और नियंत्रणीय माध्यम था, जिसका उपयोग यांत्रिक कार्यों को करने के लिए किया जा सकता था। हालांकि संपीड़ित हवा से चलने वाले सिस्टम में कुछ कमियां थीं। दक्षता। संपीड़ित हवा से चलने वाले सिस्टम अक्सर हाइड्रोलिक या यांत्रिक सिस्टम की तुलना में कम कुशल होते हैं, क्योंकि हवा के संपीड़न और विस्तार में ऊर्जा का नुकसान होता है। लीकेज। वायवीय सिस्टम में हवा के रिसाव की संभावना अधिक होती है, जिससे दबाव कम हो सकता है और प्रदर्शन प्रभावित हो सकता है। आकार और जटिलता। आवश्यक कंप्रेसर और जलाशय के कारण ये सिस्टम काफ़ी बड़ा और जटिल हो सकता था। मुनरो के योगदान का महत्व। भले ही अल्फ्रेड मुनरो का डिज़ाइन व्यावसायिक रूप से व्यापक रूप से सफल नहीं रहा और बाद के हाइड्रोलिक सिस्टम द्वारा इसे पीछे छोड़ दिया गया, फिर भी उनका काम अत्यंत महत्वपूर्ण था। उन्होंने पहली बार एक पूरी तरह से स्वचालित ट्रांसमिशन की व्यवहार्यता का प्रदर्शन किया, जो ड्राइवर को मैन्युअल रूप से गियर बदलने की आवश्यकता से मुक्त करता था। उनका आविष्कार एक महत्वपूर्ण वैचारिक अग्रदूत था, जिसने भविष्य के इंजीनियरों को इस क्षेत्र में और अधिक शोध और विकास करने के लिए प्रेरित किया। यह नवाचार की भावना का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। एक जटिल समस्या को हल करने के लिए एक नया दृष्टिकोण लेना, भले ही पहला प्रयास सही न हो, फिर भी वो भविष्य की सफलताओं के लिए नींव रखता है। हाइड्रोलिक फ्लूइड कपलिंग और टॉर्क कन्वर्टर का आगमन। 1930 का दशक। मुनरो के न्यूमैटिक सिस्टम की सीमाओं, कम दक्षता, रिसाव, जटिलता के कारण इंजीनियरों ने एक अलग दृष्टिकोण खोजना शुरू किया। यहीं पर हाइड्रोलिक तरल पदार्थ, हाइड्रोलिक फ्लूइड का उपयोग सामने आया। हाइड्रोलिक फ्लूइड कपलिंग 1930 के दशक में कुछ कंपनियों ने इंजन और ट्रांसमिशन के बीच यांत्रिक क्लच के बजाय फ्लूइड कपलिंग का उपयोग करना शुरू किया। फ्लूइड कपलिंग एक प्रकार का हाइड्रोलिक उपकरण है, जो तरल पदार्थ, आमतौर पर तेल का उपयोग करके इंजन से ट्रांसमिशन तक शक्ति पहुंचाता है। इसमें दो वैन वाले पहिए होते हैं, माइनस एक इंजन से जुड़ा होता है, पंप या इम्पेलर, और दूसरा ट्रांसमिशन से टरबाइन। जब पंप घूमता है तो ये तरल पदार्थ को धकेलता है, जिससे टरबाइन भी घूमने लगता है। इसका फायदा ये था कि इंजन रुकने पर भी गाड़ी को स्टॉल होने से बचाया जा सकता था और ड्राइविंग थोड़ी चिकनी हो जाती थी। टॉर्क कन्वर्टर फ्लूइड कपलिंग का एक उन्नत संस्करण टॉर्क कन्वर्टर था। टॉर्क कन्वर्टर न केवल शक्ति स्थानांतरित करता है, बल्कि कुछ हद तक टॉर्क को भी गुणा मल्टीप्लाई कर सकता है, खासकर जब इंजन तेजी से घूम रहा हो और ट्रांसमिशन धीरे। इसमें एक तीसरा घटक स्टेटर जोड़ा गया, जो तरल पदार्थ के प्रवाह को निर्देशित करता है, ताकि टरबाइन को अधिक कुशल तरीके से घुमा सके। 1930 के दशक के अंत और 1940 के दशक की शुरुआत में टॉर्क कन्वर्टर का व्यावसायिक उपयोग शुरू हुआ। 2. जनरल मोटर्स का हाइड्रामैटिक ट्रांसमिशन 1940। यह ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के इतिहास में एक बहुत ही निर्णायक मोड़ था। पहला बड़े पैमाने पर उत्पादित पूर्ण स्वचालित ट्रांसमिशन जनरल मोटर्स जीएम ने 1930 के दशक में अर्ल थॉमसन के नेतृत्व में एक टीम के साथ हाइड्रोलिक ट्रांसमिशन पर काम करना शुरू किया। इसका परिणाम हाइड्रामैटिक ट्रांसमिशन था, जिसे 1940 में ओल्ड्समोबाइल कारों में पेश किया गया था। कार्य सिद्धांत। हाइड्रामैटिक पहला ऐसा सिस्टम था जो ग्रहों के गियर सेट, प्लानिटरी गियर सेट्स और हाइड्रोलिक नियंत्रणों का उपयोग करके पूरी तरह से स्वचालित रूप से गियर बदलता था। इसमें एक फ्लूइड कपलिंग, हालांकि बाद में टॉर्क कन्वर्टर का उपयोग किया जाने लगा। कई गियर सेट और हाइड्रोलिक वाल्व और बैंड थे जो विभिन्न गियर अनुपातों को सक्रिय करते थे। इसे सेल्फ स्टार्टर के बाद सबसे बड़ी प्रगति के रूप में विज्ञापित किया गया था। प्रभाव। हाइड्रामैटिक की सफलता ने ऑटोमोबाइल उद्योग को बदल दिया। इसने ड्राइविंग को आम जनता के लिए बहुत आसान और अधिक सुलभ बना दिया, जिससे स्वचालित कारों की लोकप्रियता तेजी से बढ़ी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इसका उपयोग सैन्य वाहनों में भी किया गया, जिसने इसकी मजबूती और विश्वसनीयता को साबित किया। 3. युद्ध के बाद की प्रगति और व्यापक अपनाना 1950-1960 के दशक। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अर्थव्यवस्था में उछाल और उपभोक्ताओं की बढ़ती मांग के साथ स्वचालित ट्रांसमिशन तेजी से लोकप्रिय हुए। विभिन्न निर्माताओं द्वारा विकास, जीएम की सफलता के बाद
फोर्ड, क्रिसलर, क्राइसलर और अन्य निर्माताओं ने भी अपने स्वयं के स्वचालित ट्रांसमिशन सिस्टम विकसित करना शुरू कर दिया, जैसे कि क्रिसलर का टॉक फ्लाइट और फोर्ड का फोर्डोमैटिक। सुधार और चिकनाई। शुरुआती स्वचालित ट्रांसमिशन कभी कभी झटकेदार गियर शिफ्ट करते थे। 1950 और 60 के दशक में इंजीनियरों ने गियर शिफ्ट को चिकना और अधिक कुशल बनाने के लिए निरंतर सुधार किए। टॉर्क कन्वर्टर डिजाइन को परिष्कृत किया गया और आंतरिक हाइड्रोलिक नियंत्रणों को बेहतर बनाया गया। 4. इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण और बढ़ती दक्षता। 1970 के दशक से वर्तमान तक ये वो चरण था जिसने आधुनिक स्वचालित ट्रांसमिशन की नींव रखी। लॉकअप क्लच 1970 के दशक के ऊर्जा संकट के जवाब में ईंधन दक्षता में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया गया। लॉकअप क्लच को टॉर्क कन्वर्टर में पेश किया गया। यह एक प्रकार का क्लच है जो टॉर्क कन्वर्टर के भीतर उच्च गति पर संलग्न होता है, जिससे तरल पदार्थ के कारण होने वाली ऊर्जा हानि स्लिप समाप्त हो जाती है और इंजन सीधे ट्रांसमिशन से जुड़ जाता है। इससे ईंधन दक्षता में काफी सुधार हुआ। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बगल में बने बेल आइकॉन को दबाना न भूलें ताकि आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।